हेलो सर, हेलो। यदि आपको आवाज आ रही है तो सेशन शुरू करें। हाँ बिल्कुल करिए। नमस्कार। नमस्ते। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने आ, ये उन शख्सियत के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं, और इससे पहले कि मैं आप लोगों की वार्ता के बीच से हटूं, मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूं। कहानी है यूपी के धोला में जन्मे एक नवयुवक डॉक्टर की, जिनकी पोस्टिंग हुई, पहली पोस्टिंग जिनकी राजस्थान में हुई, मगर पोस्टिंग के कुछ वर्षों बाद ही अ, सरकारी नौकरी की एक बड़ी मशीनरी में एक घिसे हुए पुर्जे की तरह काम करने से अपने जीवन का मूल ध्येय प्राप्त होता हुआ न मानकर, और अ, उस नौकरी से जब उनका मन भेद हुआ तो उन्होंने नौकरी से रिजाइन किया और अलवर के उन गांवों में यहाँ जहाँ से मुड़ेंगे, रतौंधी के जहाँ ये रोड जो पूरी खत्म हो जाएगी टी की पॉइंट सेवा के लिए तो अपने, राइट लेना, राइट। और आपको मगर राइट लेते ही तुरंत लेफ्ट का नियति को बोर्ड आ शायद जाएगा, प्रो लिखा हुआ। क्लियर? यूं जेड ऐसे बनेगा। यहाँ से मिले। टी पॉइंट पे राइट। ने कहा कि माने दवाई की जरूरत कोनी, माने जरूरत है पानी की, और यो पानी सूरज चोरी करे है, तो थे मारी पानी सूरज की जो चोरी है बिने रोक दो। उसके बाद एक ऐसा सफर शुरू हुआ, एक कभी न रुकने वाला ऐसा सफर जिसने लाखों चेहरों पे मुस्कुराहटें दी, कई बेघर हुए और नौकरी के लिए दर दर भटकते शहरों में गए हुए लोगों को वापस अपने गांवों में आकर बसने का मौका दिया, और दिए 11,800 वोटर स्ट्रक्चर्स। और साथ ही यदि हम दुनियावी उपलब्धियों की बात करें तो पानी का नोबेल पुरस्कार, स्टॉकहोम वाटर प्राइज, और एशिया का नोबेल जिसे हम मैक्सी अवार्ड कहते हैं, द्वारा पीपल्स हु कैन सेव द वर्ल्ड, और भी नामी गिरामी नामचीन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सुशोभित भारत के जल पुरुष के नाम से जाने जाने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे बीच मौजूद हैं। और उनके स्वागत के लिए मैं साथी कवि सूरजभान सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी कविता प्रस्तुत करें। सूरजभान सिंह जी। जो हमारे राजेंद्र जी सर है, इनके बारे में मैंने कुछ लिखा है, जो इनका इतना वर्षों से जो हमारे लिए जो प्रयत्न किए इन्होंने, उनके ऊपर कुछ लिखा है मैंने। निवेदित पंक्तियां। इनकी चेतना ने जल क्रांति का एक अनुपम आयाम दिया। इनके वर्षों के परिश्रम ने हमें इन्हें जल पुरुष का नाम दिया। इन्होंने समझा सूखती जीवन दात्री नदियों के एहसासों को। इन्होंने समझा वसुधा और जनजीवन की अमिट प्यासों को। इनके अथक प्रयासों से वसुधा को हरियाली का गान मिला, शुष्क धरा को भी अविरल बहती धाराओं का वरदान मिला। इनके श्रम से हमें सहस्त्रों कुएं, बांध और एनीकट मिले। अनवरत सूखते पिपासु कंठों को भी अमृत के घट मिले। समृद्ध जल स्रोतों की कहानियां है इनके हर कदम पर। इनके अविस्मरणीय उपकार है वसुधा और हम पर। इनके संकल्प विकल्प और प्राणों का मात्र जल ही वंदन है। ऐसे महान जल पुरुष का तलाश में हार्दिक अभिनंदन है। ऐसे महान जल पुरुष का तलाश में हार्दिक अभिनंदन है। बहुत ही सुंदर और प्रासंगिक कविता आपने सर के स्वागत में कही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सूरजभान जी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्रामीण राजस्थान का अंचल दिन ब दिन सूखता ही जा रहा है, और इस पानी को वापस लाने, इस बेपानी हुई धरती को वापस हरियाली देने के लिए सर का एक लंबा अनुभव है। कई वर्षों से सर इसी कार्य में लगे हुए हैं। तो हम आज चाहेंगे कि सर हमारे साथ अपना अनुभव साझा करें और युवाओं की आज जल संरक्षण में क्या भूमिका हो सकती है उसे रेखांकित करें। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। तलाश के युवा मंच से जुड़े सभी साथियों को मेरा ढेर सारा प्यार और नमस्कार। बाढ़ और बाढ़ का शिकार हो रही है। इस शताब्दी में जब लोग बेपानी होकर गांव छोड़ने के लिए और अफ्रीका और सेंट्रल वेस्टर्न एशियन कंट्रीज बेपानी होकर उजड़ने की कगार पे आती हैं,
और अपनी जगह से उजड़कर जब यूरोप में पानी की तलाश में जाती हैं, जीवन की तलाश में जाती हैं, जीविका और जमीन के लिए जाती हैं, तो वहाँ उनके जमीन के विरुद्ध ही काम शुरू हो जाता है। सबसे पहले उनको लोग क्लाइमेटिक रिफ्यूजी कहते हैं और रिफ्यूजी कहकर उनको एक तरह से बहुत ही अपमानित करते हैं। ये जो उनका अपमान है, ये अपमान उनको पानी के संकट के कारण मिला, क्योंकि जब उनके स्थान पर पानी जीने के लिए, पीने के लिए, रोजगार के लिए, सुख शांति और आनंद के लिए नहीं बचता, तो वो बेचारे अपना गांव छोड़ने के लिए, अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर हुए थे। और उसी मजबूरी, लाचारी, बेकारी, बीमारी के कारण वो यूरोप गए और यूरोप के शहरी लोगों ने उनको क्लाइमेटिक रिफ्यूजी कहकर अपमानित कर दिया। ये जो घटना है, ये घटना अब तीसरे विश्व युद्ध को बुलावा दे रही है। तीसरा विश्व युद्ध दुनिया में जो पहले 2 विश्व युद्ध हुए हैं उनसे अलग तरह का होगा। इसलिए हम सब भारतवासी और भारत के युवा आज ये संकल्प लें कि हम दुनिया को पानी के लिए आपस में नहीं लड़ने देंगे। भारत में जल का संकट नहीं है, लेकिन जल की बर्बादी के कारण हमारा संकट पैदा हुआ है। हमारे देश में सब जगह पर्याप्त वर्षा होती है। जैसी हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी है, उस पॉपुलेशन डेंसिटी को भी हमारे पास हमारे प्राणों की रक्षा के लिए, हमारे जरूरत की पूर्ति के लिए पर्याप्त पानी है। इस पर्याप्त पानी से हम प्यार के पानी को यदि ठीक से बांध दें, ठीक से उसका प्रबंधन कर दें, तो भारत फिर से पानीदार बन जाएगा। दोस्तों, ये जो बात मैंने कही, फिर से पानीदार बन जाएगा, ये मेरे 45 साल के सामाजिक काम के अनुभव और 37 साल के पानी के काम के अनुभव के आधार पर कही है। मैं राजस्थान के, जो कि हिंदुस्तान का सबसे बेपानी जगह और कम पानी की जगह है, वो है राजस्थान। उस स्थान पर जब मैं गया तो लोग बेपानी होकर अपना गांव छोड़कर शहरों में रोजी रोटी की तलाश में निकल गए थे और शहर की मलिन बस्तियों में रहते थे। तो मैं डॉक्टर था, तो जो गांव में रहते थे उनको रतौंधी रोग से ग्रसित थे, तो मैंने उनका इलाज शुरू किया और वो रतौंधी रोग से ठीक होने लगे। उनमें से एक व्यक्ति का नाम था मांगू काका। मांगू काका ने ठीक होने के बाद कहा, राजेंद्र, माने था का पानी को था की दवाई और पढ़ाई को चाहिए, माने तो पानी चाहिए, पानी ने सूरज चोरी करे। तो मैंने कहा, काका मुझे पानी का काम करना नहीं आता। तो बोला, अरे यह काम मैं सिखा दूंगा। तो तब मैं युवा था, जैसे तुम युवा लोग केवल सवाल पूछते हो ना, अपने टीचर से, अपने मदर फादर से, अपने दोस्त से, सबसे सवाल पूछते हो। तो मैं भी युवा था उस जमाने में, युवा डॉक्टर था। तो मैंने भी सवाल पूछा कि भाई जब तू मुझे सिखा देगा तो तू ही क्यों नहीं कर लेता खुद। तो उसकी आंखों में आंसू आ गया और बोला, अरे यार काम मैं ही करे छा, पर जंदाड़े सु गांव में वो जब वोट पड़वे लागो, माको गांव बट गयो, आधा वो पार्टी में हो गया, आधा वो पार्टी में हो गया, तो अब गांव साझे का काम कोई नहीं करे। तो मैंने कहा, काका फिर मेरे कहने से कैसे करेगा। तो बोला कि तू किसी का को नहीं छे, और जो किसी का नहीं होता वही सबका होता है, उसकी बात फिर सबको सुननी पड़ती है, तो तेरी बात सुनेंगे लोग। तो दोस्तों, उन्होंने मुझे तैयार किया और मुझे सिखाया पानी का काम। और मैंने उनसे, अब तुम मुझसे पूछ सकते हो कि कैसे सिखाया। उन्होंने मुझे सिखाया कि ये जो चमड़े का चरस होता है, जिससे उस जमाने में कुएं से पीने के लिए पानी निकाला जाता था, उस चमड़े के चरस में बैठा के
कुएं में नीचे उतार दिया। 150 फीट कुआं में, तो सीधी सड़कों अंग्रेजी में कहते हैं कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर, हिंदी में कहते हैं सीधी दरार। तो जहां सीधी दरार होती है उन दरारों में धरती के ऊपर यदि पानी रुका है तो दरारों के रास्ते नीचे चला जाता है, और जब वो पानी धरती में नीचे चला जाता है तो वहां से सूरज चोरी नहीं कर सकता। इसलिए मैं उनसे वो काम सीख कर काम पानी का काम करने लगा, और फिर मैंने आदमी का इलाज करना बंद कर दिया और धरती माता का इलाज। दोस्तों, जब धरती का इलाज होने लगा तो धरती पे हरियाली, खेती, पानी, और युवा लोग गांव शहर छोड़ के वापस अपनी जमीन पर जब पानी आया तो खेती करने लगे, और जब उन्होंने खेती शुरू की तो धरती पे हरियाली होने लगी, और जब धरती पे हरियाली होने लगी तो वो जो हरियाली है वो हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, उसका सिक्वेस्ट्रेशन करके वो टेम्परेचर को कम किए और O2 का लेवल बढ़ाया, और फिर हमारे इलाके में माइक्रो क्लाउड फॉर्मेशन शुरू हुआ। माइक्रो क्लाउड्स ने मैक्रो क्लाउड्स को अपनी तरफ आकर्षित किया, तो बस छोटे बादलों में बड़े बादल मिलने लगे और बहुत अच्छी बारिश हमारे इलाके में होने लगी। अब हमारे यहाँ अच्छी बारिश होती है, अच्छी खेती होती है। हमने जो 11,800 स्ट्रक्चर बनाई उसके कारण 10,600 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर जहां धरती को बुखार चढ़ा था और मौसम का मिजाज बिगड़ गया था, उसके कारण वो धरती का बुखार ठीक हुआ, मौसम का मिजाज सुधरा, और एक तरह से लोगों की जिंदगी खुशहाली में, हरियाली के साथ खुशहाली में आ गई। तो ये जो हरियाली ने खुशहाली दी उससे धरती का बुखार ठीक हुआ, मौसम का मिजाज सुधरा, और लोगों में एक तरह से एक आनंद की लहर दौड़ आई। लोगों के चेहरे बदलने लगे और लोग अपने काम में लग गए। मैं कहना ये चाहता हूँ कि 21वीं शताब्दी में जो लोग उजड़ रहे हैं, अपना घर छोड़ के रोजी रोटी की तलाश में विदेशों में जा रहे हैं, उनको वहां बहुत संकट और अपमान होता है। ये बात अलग है कि भारत के इंजीनियर और डॉक्टर जब विदेश में जाते हैं तो अच्छा भी करते हैं, अच्छा सम्मान भी पाते हैं, अच्छा रोजगार भी पाते हैं। लेकिन जो लाचार, बेकार, बीमार होके जाते हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, जो लाचारी में जाते हैं, बेकारी में जाते हैं, उनकी जिंदगी में बहुत संकट होता है। इसलिए हम संकट से ना गुजरें। हमारे पास भगवान ने जो भी कुछ दिया है, भगवान कौन होता है, भगवान समझना जरूरी है। भारत और भारतवासी जब तक भगवान को पहचानते थे, जानते थे, उसको समझते थे, तब तक वो दुनिया के गुरु थे, ग्लोबल टीचर थे, दुनिया को सिखाने के लायक थे भारत। क्योंकि उस जमाने में भारतीय नीर, नारी और नदी को नारायण मानकर उसका सम्मान करते थे। तो जब तक भारतीय नीर, नारी, नदी को नारायण मानता था और अपने भगवान को पहचानता था, तब तक भारत पानीदार था। जब से भारत ने भगवान को पहचानना बंद कर दिया, भगवान कौन है? भय से भूमि, गय से गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि और नैसे नीर। ये 5 धरती, आकाश, वायु,
सूरज और जल, पानी, ये जो पंच महाभूत है, ये पंच महाभूत से बना ये प्लेनेट, ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति और ये मानवता, ये सब भगवान के कारण बनी है। भगवान ने इनको बनाया है। इसलिए जब तक हम इस भगवान को पहचान कर इसका सम्मान करते थे, तब तक हम दुनिया के गुरु थे और हम पानीदार थे। हमारे यहाँ बाढ़ और सुखाड़ का इतना बुरा असर नहीं होता था जितना बुरा असर अब होता है। अब हमारे 365 जिले, भारत सरकार कहती है कि 256 जिले ही बेपानी है, लेकिन मेरा जो अनुमान 190 जिले पानी की अधिकता का संकट झेल रहे हैं। संकट को यदि हम बचना चाहते हैं और इस देश के युवाओं को, हर युवा को, तो मैं ये कह रहा हूँ कि यदि हम रखें और भारतवासी भारत को आवाज आ रही है? सर बीच में कट रही थी। हेलो, अभी हम भारतवासियों को यदि दुनिया में अपने देश फिर से ग्लोबल टीचर बनाना है, तो हमें हर हाथ को काम, हर इंसान को और शुद्ध हवा, जलवायु परिवर्तन के संकट से मुक्ति और विश्व की गर्मी से मुक्ति मिले, तो हम दुनिया को कह सकते हैं कि हमने अपने देश को पानीदार बनाया। इसलिए हम यदि रहीम के तो हम इस पानी के काम को ठीक से करके प्रकृति को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस देश के युवाओं को अब प्रकृति से प्यार करना होगा और प्रकृति का सम्मान करना होगा और अपने जीवन के लिए जो जरूरी है हम प्रकृति से केवल उतना ही लें। आज की जो शिक्षा हमें प्रकृति का शोषण, अतिक्रमण और प्रकृति का प्रदूषण बढ़ाने की होड़ में जुटा रही है, क्योंकि हमारी शिक्षा ने हमें प्रॉफिट पैकेज का जो नेटवर्क है उसमें डाल दिया है। उस प्रॉफिट पैकेज हम सब कुछ भूल जाते हैं, अपनी प्रकृति को, अपने भगवान को, अपने सब संस्कारों को। इसलिए हमें अभी भी वक्त है कि हम अपने देश को और अपने आप को, सबको साझा आगे बढ़ाने का साधन ढूंढे। और ये जो प्रकृति का शोषण, अतिक्रमण और प्रदूषण का जो दौर है, अतिक्रमण, प्रदूषण और शोषण की जो शिक्षा है उसको भूलकर, उसको छोड़कर हम आगे जाएं, तो उस काम में इस देश का प्रत्येक युवा फिर से इस देश को सक्षम, समृद्ध बनाने में अपनी भूमिका अदा करेगा। जय हिंद। आपके कुछ सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। सर कुछ सवाल साथियों के आए हैं, और भी किसी साथी के सवाल हों तो वो चैट बॉक्स में। सर पहला सवाल आया है कि जल संरक्षण की इंडिजीनियस नॉलेज पीढ़ी दर पीढ़ी घटती ही जा रही है। और जब जैसे सर आपने मांगू काका और बाकी लोगों से जितना सीखा, आज शायद वैसे लोग कम मिले जो इतना सीखा।
और जब तक हमारी पीढ़ी आपकी जगह पहुंचेगी, तब तक यदि इस नॉलेज सिस्टम को बचाया ना गया, तो ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। आप भी समय-समय पर वाटर लिटरेसी मूवमेंट और कम्युनिटी ड्राइवन डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते आए हैं। तो इस तरह की जागरूकता के लिए आम विद्यार्थी क्या कर सकता है? और सर इसी के साथ मेरा खुद का निजी सवाल इसमें जुड़ा हुआ है कि जैसे आपने पेरिस में और बाकी अपने देश में भी मुंबई जैसी और गुजरात जैसी जगहों पे पदयात्राएं की जल जागरूकता के लिए। तो जयपुर ग्रामीण का अंचल भी लगातार पानी की समस्याओं को झेलता आ रहा है, तो क्या एक यात्रा राजस्थान विधानसभा तक तरुण आश्रम से राजस्थान विधानसभा तक भी वो की जा सकती है, जिसमें गाँवों का सफर हो और गाँव में जागरूकता लाई जाए? हाँ, बिल्कुल की जा सकती है। आप लोग प्लान करिए, आप लोग निकलिए, आप लोग तैयारी करिए। भीकमपुरा तरुण आश्रम से विधानसभा तक आप लोग निकालिए। जहां आपको कहीं जरूरत होगी, मैं भी आ जाऊंगा। लेकिन देखो, यदि आप भारतीय ज्ञान तंत्र को, इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम को समझना चाहते हो, तो आपको नदियों के पास जाना ही पड़ेगा। आओ नदी को जाने, आओ नदी को समझें। और जो भारत के, राजस्थान के परंपरागत जल प्रबंधन के तरीके थे, और उन तरीकों से जो भी जल संरचनाओं का निर्माण हुआ, उनकी भी यात्रा करके, उनको भी जान के, उनको भी समझ के, हम उस ज्ञान को वापस कर सकते हैं। जो ज्ञान मर गया है, जो ज्ञान छूट गया है, उस ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए इस वक्त इस बात की अत्यंत आवश्यकता है कि हम जो भारतीय जीवन पद्धति में और जो भारतीय आस्था में पर्यावरण की और पानी की संरक्षण की और सुरक्षा की व्यवस्था थी, उसने हमें कितने लंबे समय तक पानीदार बना के रखा, और अब हम क्यों बेपानी हो रहे हैं? ये सवाल युवाओं के बीच में जब संवाद में आएगा, तो ये देश जल्दी से आगे बढ़ेगा। इस देश को आगे बढ़ाने के लिए और हम सबको आगे बढ़ने के लिए अपनी जगह पर जो हमारा ज्ञान तंत्र का मूल आधार था, भारतीय ज्ञान और भारतीय आस्था और भारतीय जो विजडम का तंत्र था, उस तंत्र को हमें साथ लेके आगे बढ़ना होगा। और उसके लिए आओ नदी को जाने यात्रा का एक दौर चलाना चाहिए। आओ तालाबों को जाने, आओ जितनी भी हमारी लेक्स एंड पॉन्ड्स, जो भी झील है, यात्राओं को करके समझेंगे, तो हम निश्चित ही आगे बढ़ेंगे। इसलिए आपका सुझाव अच्छा है। आप कुछ प्लान करिए, कुछ विद्यार्थियों को लेके, युवाओं को लेके, और जो तलाश है वो फिर तलाश शुरू करिए। यस सर। सर एक अगला सवाल आया है कि सरिस्का के आसपास के गांवों में और पहाड़ी क्षेत्रों में वाटर स्ट्रक्चर बनाने के लिए साइट सिलेक्शन करना तुलनात्मक रूप से आसान होता है, मगर जैसे जैसे हम अधिक जनसंख्या घनत्व वाले गांवों की तरफ चलते हैं, शहरों की तरफ, वैसे वैसे गांवों में जनसंख्या घनत्व बढ़ता है और कॉमन लैंड वहां या तो होती ही नहीं है, या होती है तो इंडस्ट्रियलिस्ट द्वारा अतिक्रमित होती है। तो ऐसे में बांध या एनीकट डैम बनाने के लिए साइट सिलेक्शन किस तरह से किया जा सकता है? देखो, दो तरीके हैं। एक तो जो कॉमन लेक्स एंड पॉन्ड्स के इनलेट्स हैं, जहां से पानी आता है, वो अभी भी रास्ते हैं, अभी भी वो कॉमन प्रॉपर्टी उतनी बची हुई है, बिल्कुल सारी प्रॉपर्टी खत्म नहीं हुई है। इसलिए उन कॉमन प्रॉपर्टी को जरा, तभी तो मैंने कहा कि आओ नदी को जाने। आओ नदी को जानने का मतलब है कि पानी कहाँ से आता है, उस पानी के सोर्स को जानने की कोशिश करें। तुम यदि कहोगे कि
जैसलमेर बाड़मेर में ये सब कर सकते हैं, वहां तो संभव नहीं है। लेकिन यहाँ इतना जरूर है, ये जो ग्रामीण जयपुर है उसमें बहुत सारे सोर्स, पानी के सोर्स अभी भी बचे हुए हैं। उन सोर्स को पकड़े और जहां भी कॉमन प्रॉपर्टी मिले, जहां भी नेचुरल डिप्रेशन मिले, वहां उस काम को ठीक करके, पुनर्जीवित करके हम लोग ये ठीक है। हेलो। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा बताया। अगला सवाल हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं डॉक्टर सीबी यादव जी, उनकी तरफ से है। उनका सवाल है कि समय समय पर नदियों को आपस में जोड़ देने या दूसरे राज्य से नदी या नहर लेकर आने से पानी की समस्या का समाधान बताया जाता है, तो ये समाधान कितना फीजिबल, कितना उचित? ये समाधान बिल्कुल फिजिबल नहीं है, बिल्कुल उचित नहीं है। ये एक डेंजरस डिजास्टर होगा, क्योंकि देखो, पहले तो इस देश में कोई सीएम नहीं है जो ये कह रहा हो कि मेरे राज्य में, मेरी नदी में ज्यादा पानी है। बताओ कौन सा सीएम तुमने कभी सुना जो बोल रहा हो कि मेरे पास ज्यादा पानी है, मैं दूसरे राज्य को ये पानी देने के लिए तैयार हूँ? कोई नहीं है। तो एक तो इसके, क्योंकि पानी पर तीन सरकारों के राइट होते हैं। पहली सरकार है भारत सरकार। तो नदियों का जो फ्लो है, जो इंटरस्टेट रिवर्स हैं, उनका जो राइट है वो नदी का है, नदी के फ्लो का राइट उनका है। ठीक है। तो दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट। तो जितना पानी जिस राज्य में बरसता है वो उस राज्य का अधिकार होता है। उस पानी पर जो अधिकार है बरसने वाले पानी का, उस राज्य की बाउंड्री के अंदर का पानी स्टेट सब्जेक्ट है और वो स्टेट राइट होता है। और तीसरी सरकार होती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पंचायत। तो ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है और पंचायत है, ये उनका अधिकार है कि वो ये डिसाइड करें कि कहाँ कितना पानी जाएगा, कहाँ कितना पानी नहीं जाएगा। तो ये जो पानी का मालिकाना है, ये पानी का मालिकाना ही नदी जोड़ में सबसे बड़ा हर्डल आएगा और हमारी जुडिशरी इसको हल नहीं कर पाएगी। क्योंकि अभी तक हमारा कावेरी का विवाद पिछले 50-60 साल से चल रहा है, हमारा नर्मदा का चल रहा है, हमारे गोदावरी के विवाद चल रहे हैं, कृष्णा कावेरी सब नदियों के विवाद चल रहे हैं, उनका अभी तक समाधान नहीं हो पा रहा है। इसलिए मेरा कहना ये है कि बजाय इस तरह के विवादों को जन्म देने के, हम लोग नदी जोड़ के बजाय नदियों से स्वयं जुड़ने की कोशिश करें। जब हम स्वयं नदियों से जुड़ने की कोशिश करेंगे तब ये देश पानीदार होगा। इससे ये देश पानीदार नहीं होगा। नदी जोड़ बहुत खतरनाक है। नदी जोड़ के इकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, सोशल, कल्चरल, रिलीजियस, ऑल एस्पेक्ट इंक्लूड। मैं संक्षिप्त में आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि नदी जोड़ की बात छोड़ दो, नदियों से जुड़ने की बात करो। जहां समाज नदियों के साथ जुड़ता है वो समाज पानीदार बन जाता है। जो समाज नदियों के साथ नहीं जुड़ता वो समाज पानीदार नहीं बनता। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज फिर कट गई क्या? देखो ना ऐसे। जी सर, अब आवाज आ रही है। सर अगला सवाल आया कि क्या जल आंदोलनों की मांग ऐसी होनी चाहिए कि सरकार पे दबाव बनाया जाए कि जल संग्रहण के
सभी घर की छतों पर बनना जरूरी है। ये दबाव तो हमने बहुत पहले बनाया था, और सन 2000 में। और आपके राजस्थान के जयपुर में तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक गवर्नमेंट ऑर्डर भी निकाला था। लेकिन जो करप्शन है, वो इंजीनियर इन सब कामों को एग्जीक्यूट नहीं करता। इंजीनियर रिश्वत लेके और छत का पानी रोक लिया है इन लोगों ने, ऐसा एक सर्टिफिकेट दे देता है, सरकार उसको मान लेती है। तो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का समाधान है कि भ्रष्टाचार की जगह सदाचार करना। जब सदाचार होगा तब ये भ्रष्टाचार मिटेगा, तब पानी के संरक्षण का काम शुरू होगा। जब तक ये भ्रष्टाचार है तब तक ये पानी का काम रूफ टॉप हार्वेस्टिंग जिसको कहते हैं, छतों का पानी रोकने का काम कहते हैं, वो नहीं होगा। धन्यवाद सर। वो अभी तक बहुत जगह पर फेल हुआ। एक जमाने में चेन्नई में बहुत अच्छा काम हुआ था। हमारी एक बहन थी वहाँ, शांता सुशीला नैयर, वो जब तक कमिश्नर रही चेन्नई की, मद्रास की, तब तक वहाँ अच्छा काम हुआ। फिर वो वहां से प्रमोशन होके कहीं और चली गई और फिर वो काम फिर ठप हो गया। तो इसमें एक कमिटेड डेडिकेटेड ऑफिसर और ऑनेस्ट पीपल की जरूरत है, तब जाके ऐसे काम होंगे। जी जी सर, धन्यवाद। जैसा कि हमें पता है कि कल प्रोफेसर जीडी अग्रवाल जी की दूसरी पुण्यतिथि थी। साथियों के लिए बता दूं, प्रोफेसर जीडी अग्रवाल आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर और दुनिया के शीर्ष पर्यावरणविदों में से एक थे। स्वामी जी ने अपना समस्त जीवन गंगा माँ को अविरल और निर्मल बनाए रखने के लिए समर्पित कर दिया था, और कई दशकों के अंतराल में विभिन्न सरकारों से उन्होंने संघर्ष किया। ऐसे ही एक संघर्ष में 2 वर्ष पहले 100 दिनों से ऊपर के अनशन के बाद उनका स्वामी जाने के बाद गंगा के लिए हो रही लड़ाई में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है। जब उन्होंने संन्यास आश्रम में प्रवेश किया था, तो जिन 5 लोगों के साथ खड़े होकर गंगा सागर में उन्होंने भागीरथी, अलकनंदा और मंदाकिनी समेत माँ गंगा की मुख्य धाराओं को बचाए रखने का संकल्प लिया था, उन लोगों में से एक आप भी थे। तो स्वामी जी के द्वारा प्रधानमंत्री जी को लिखे अंतिम पत्र की उन 4 मांगों की अब क्या स्थिति है? तरुण भारत संघ और मातृ सदन जैसी संस्थाएं जिनसे स्वामी जी जुड़े हुए थे, वो स्वामी जी के संकल्पों को पूरा करने के लिए किस तरह के काम कर रही है? देखो, ऐसा होता है कि स्वामी जी, प्रोफेसर जीडी अग्रवाल बहुत ही समर्पित और एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो प्रकृति और धरती और विज्ञान को, दोनों के योग को अच्छे से समझते जानते थे। वो एक यौगिक पुरुष थे। हम सब ने जब 2006 में स्वामी सानंद जी ने कहा कि भाई भारत को गंगा का काम करना चाहिए, तो हम सब के साथ मिलकर उस काम को आगे बढ़ाया। हम स्वामी जी को बहुत बार बार बात करते रहे कि इन तपस्याओं से कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये जो संवेदनहीन सरकारें होती हैं उन पर कोई असर नहीं होता इस तरह की तपस्या का। बहुत समझाया मैंने तो, जब भी वो बैठते थे उससे पहले बहुत कहता था मैं उनसे। लेकिन स्वामी जी तो बिल्कुल संकल्पित
पक्के संकल्प के आदमी थे। मैंने उनसे 30 सितंबर को आपको तो अब बलिदान देना है, लेकिन मैं तो अभी बलिदान की तैयारी में नहीं हूँ। मैं तो लोगों की तैयारी करूंगा। यदि इस देश को अविरल निर्मल गंगा चाहिए तो ये देश लड़ेगा, देश काम करेगा। यदि उनको ऐसी गंगा नहीं चाहिए तो वो जाने, फिर हम क्यों उनके लिए प्राण दें। तो लोगों को काम है, जरूरत है, जो वो जानते नहीं हैं अपने जीवन में, जो बताना। और लोकतंत्र जो है वो जब तंत्र नहीं रहता, उद्योगपतियों का तंत्र बन जाता है, तब वैसे में सरकारें आपकी तपस्या को ना सुनेगी, ना आपकी तपस्या का जवाब देगी। पर स्वामी जी की तो जिद थी और आखिर उन्होंने 111 दिन की तपस्या करके अपना बलिदान दे दिया। हमने तब से लेके अब तक इस देश में गंगा के किनारे का कोई गांव, कोई शहर ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें इस सारे आंदोलन की गूंज ना हो। लेकिन इस वक्त ये सरकार ने पूरे देश को डरा के रखा है। इस देश के मन में इस सरकार का डर बहुत गहरा है। इसलिए कोई एक स्वामी सानंद के जाने के बाद उतना मजबूत जो इस सरकार को हिलाने वाला आंदोलन खड़ा हो नहीं सका। पर हम उस काम में लगे हैं और ऐसे काम कोई 1-2 साल में नहीं हुआ करते। उस आंदोलन ने भागीरथी के भागीरथी पर बनने वाले लोहारी नागपाला, पाला मनेरी और भैरव घाटी, इन 3 बांधों को रद्द कराया और अब अलकनंदा और मंदाकिनी पर बांध बन रहे हैं। उनको रुकवाना, उनको बंद कराना, वो एक जन आंदोलन की जरूरत है। इस देश की जनता जो डरपोक है, जो डरी हुई है, मरी हुई है, वो कब खड़ी होगी? वो जब खड़ी होगी तब इस सरकार को झुके उस पर भी बांधों के काम को रद्द करना होगा। तो उस काम की चेतना जगाने में हम लगे हैं। वो काम चल रहा है। अभी भी हम उसी काम के लिए देश भर में जगह जगह जाकर तैयारी कर रहे हैं। देखो क्या होता है, समय बताएगा। हमारा संस्था का कल संकल्प फिर उनकी पुण्यतिथि पर हुआ। हमने अभी 5 नए काम शुरू किए हैं। पहला काम है सानंद कुंभ। सानंद कुंभ एक ऐसी सीरीज है जिसमें गंगा के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पर संवाद खड़ा करना और इस देश की सरकार और इस देश के समाज दोनों के बीच संवाद बनाना। ये इस संवाद का नाम, इस मंथन का नाम, इस चिंतन का नाम हमने सानंद कुंभ रखा है। ये अगले सोमवार से शुरू हो जाएगा। दूसरा, हमने एक सानंद पीठ बनाई है। सानंद पीठ का निर्माण का काम चल रहा है। जो भी सानंद के तरीके से काम करना चाहते हैं या काम जिनके मन में गंगा के प्रति वो सम्मान है या जिनके मन में गंगा के प्रति वो भाव है, वो लोग वहां रहे, उस पीठ में रहे और वहाँ जो जैसा सानंद ने काम किया वैसा काम करने वालों के लिए रिसर्च, शोध और आगे बढ़ के काम करके जो लोग वैसा काम करना चाहते हैं उनके लिए वो निर्माणाधीन काम चल रहा है। तीसरा काम, हमने सानंद थाई बनाई है। थाई का मतलब होता है न्याय का चबूतरा।
न्याय की स्थान, उस पर स्वामी सानंद के साथ स्वामी सानंद के कामों का जो संकल्प है उसको पूरा करने का, उसको न्याय न्याय देने का, उसको न्याय दिलाने का जो संकल्प है वो, और उस पे काम करने वाले बैठकर आगे की योजना बनाने का उस ठाई पर, क्योंकि ठाई उसको कहते हैं जहां एक तरह से पंच परमेश्वर की स्थापना हो जाती है और वहां केवल न्याय की बात होती है। तो वो एक ठाई की स्थापना की है। वो जो ठाई है वो गूलर के पेड़ के नीचे है। स्वामी सानंद ने और मैंने दोनों ने वो पेड़ लगाया था। वो पेड़ अब बहुत बड़ा हो गया है। उस पेड़ को ही हमने, उस पेड़ के नीचे ही चबूतरा बना के एक ठाई बनाई है। चौथा काम है जो हमने शुरू किया है वो ये है कि स्वामी सानंद के जो अधूरे काम थे, उन अधूरे कामों को तो ये ठाई पर इस बैठकर भी हम लोग पूरा करेंगे ही, लेकिन जो भी उस तरह के काम करने वाले लोग हैं, प्रोफेसर जैसे काम करने, उनको ढूंढ ढूंढ कर देश में दुनिया में हर व्यक्ति को सानंद सम्मान देंगे। ये सानंद सम्मान का काम शुरू हुआ है। आप जानते हैं कि उनके जन्मदिन पर 20 जुलाई को हमने एक सानंद बाग बनाया था। वो सानंद बाग सारी गंगा के कामों के लिए एक केंद्र की तरह, एक सेंटर की तरह है और वो काम आएगा। इसी गंगा के लिए जो भी काम करने वाले लोग हैं, शोध करने वाले लोग हैं, रिसर्च करने वाले लोग हैं, एक तरह से सानंद बाग गंगा का ज्ञान केंद्र होगा। जो गंगा के लिए लड़ने वाले, संघर्ष करने वाले लोग हैं, वहां मिल बैठकर अपनी बातें कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, अपनी रिसर्च कर सकते हैं। तो ये 5 काम करने का जो गंगा के लिए जो काम है, उन संकल्पों को पूरा करने का कल का हमारा संकल्प है। और जीडी अग्रवाल हमारे संगठन के तरुण भारत संघ के लंबे समय तक उपाध्यक्ष रहे, 30 साल, और बहुत जुड़े रहे। उन्होंने बहुत सारे हमारे कार्यकर्ताओं के साथ उनके शिक्षण प्रशिक्षण में तरुण भारत संघ के साथ जुड़कर बहुत काम किया था। इसलिए तरुण भारत संघ के कार्यकर्ताओं ने कल उनकी पुण्यतिथि पर अपने अनुभव शेयर किए और आगे के काम करने के लिए संकल्प लिया। इसलिए हम सब लोगों का मानना है कि लोकतंत्र में जब लोक खड़ा होता है, लोक का चरित्र ठीक होता है, लोक की शक्ति खड़ी होती है, तब काम होता है। तो ये सरकारें तो इस वक्त भ्रष्टाचारियों के हाथ में है, झूठ बोलने वालों के हाथ में है, डराने वालों के हाथ में है। इसलिए गंगा के लिए उन्होंने जिस तरह से एक संत को, एक ऋषि को मरने दिया और उनसे जाके बात तक नहीं की, वैसा अब हम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इन सरकारों से अच्छे तो वही लोग थे जो कम से कम सत्याग्रहियों से जाके बात तो करते थे। लेकिन ये तो दुष्टों की सरकार है जो सत्याग्रहियों से जाके बात तक नहीं करती। इसीलिए जीडी अग्रवाल हमारे बीच से चले गए, इसका हम सबको बहुत दुख है। और ये बात हम जानते थे कि ये सरकार तो दुष्टों की सरकार है, तो ये तो गांव के लोग, ये तो स्वामी जी से बात नहीं करेगी और स्वामी जी चले जाएंगे। लेकिन स्वामी जी तो मानते नहीं थे किसी की, इसलिए चले गए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम सभी को उम्मीद है कि इस बड़े संकल्प में आपके जो संकल्प आपने लिए हैं वो आप जरूर पूरा कर पाएं
और मेरे काफी साथियों को, कम से कम मुझे तो ये लगता है कि इस बड़े यज्ञ में यदि हम कुछ उपहार दे सकें तो हमारी बहुत छोटी चीज है। तो सर अगला सवाल है कि पहले यूपीए सरकार के समय में गंगा एक्शन प्लान और फिर एनडीए गवर्नमेंट के समय में नमामि गंगे, ये गंगा को अविरल निर्मल बनाने के लिए सरकारी योजनाएं कितनी सफल हो पाई हैं और इनसे आगे क्या संभावनाएं हैं? देखिए, गंगा प्लान पूर्ण रूप से इंजीनियरिंग का प्लान था, इंजीनियरों का प्लान था। राजीव गांधी ने बहुत सफाई से 1987 में बड़ी स्पष्टता से कहा कि भाई ये इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से ठीक नहीं होगा, हमें एक जन आंदोलन खड़ा करना होगा, जन आंदोलन से ही गंगा ठीक होंगी। और वो एक कोई जन आंदोलन गंगा के लिए खड़ा नहीं कर पाए। नमामि गंगे जो है वो हमारी माँ गंगा की जो बीमारी है वो हृदय रोग की है, अविरलता की है, क्योंकि गंगा में गंगा जल ही नहीं आता। अब तो बड़े उद्योगों का केवल गंदा जल ही बहता है। तो जब आपका गंगा जल नीचे तक नहीं आता हो तो गंगा जी गंगा कैसे रहेंगी? तो उसकी बीमारी है कॉन्टिन्यूअस फ्लो की, अनडिस्टर्ब्ड फ्लो की। लेकिन हमारी सरकार उस फ्लो की चिंता किए बिना, उस फ्लो पे कोई भी काम किए बिना, वो दांतों के जबड़े चढ़ाने का काम कर रही है। नदी पर, गंगा पर घाट बनवाने का काम कर रही है, गंगा के सौंदर्य का काम कर रही है। भाई सुंदरता से गंगा स्वस्थ नहीं होगी। और हम अपनी माँ को, हमारी माँ बहुत सुंदर दिखे इसकी जरूरत हम नहीं समझते। हमारी माँ स्वस्थ रहे, अच्छी रहे, इसकी जरूरत हमें है। यदि हमारी माँ निरोग और स्वस्थ रहेगी तो हम सब आनंदित होंगे, अच्छे रहेंगे। लेकिन हमारी जो सरकारें हैं वो माँ गंगा को स्वस्थ रखना नहीं चाहती, वो तो केवल दिखावटी काम करना चाहती हैं। इसलिए वो ऐसी सब चीजों पर, मशीनों पर, एसटीपी पर, एटीपी पर, ये सब पैसे की बंदर बांट कर रही है। तो बंदर बांट से तो ये ठीक नहीं होगी। गंगा गंगा ठीक होगी उसके फ्लो से, उसकी अविरलता से। यदि गंगा को अविरल बना दिया जाए तो फिर निर्मल तो होने लगेगी। अब गंगा अविरल ही नहीं है तो फिर निर्मल कैसे होगी? तो हमारा कहना है कि पहले गंगा को अविरल करो, तब निर्मलता का काम होगा। और अविरल बनाने का काम बिना पैसे का, अविरल गंगा को अविरल बनाने में पैसा नहीं चाहिए। पैसा पैसा बांटे बिना कोई काम होता है ऐसा संतोष नहीं है। इसलिए हमें नमामि गंगे से तो हमारे पैसे की बंदर बांट का ही डर है। नमामि गंगे से कुछ होगा इससे उम्मीद नहीं है। धन्यवाद सर। एक सवाल आया है कि बोरवेल के द्वारा पानी का अंधाधुंध निष्कासन हो रहा है, तो कई सरकारों ने कोशिश भी की कि जमीनी जो जमीन के अंदर जो पानी है उस पे मालिकाना हक किसान को ना रहे। लेकिन किसानों के अंदर से एक आवाज है जो चाहती है कि हम वो मतलब दूर के फायदे को ना देखकर सिर्फ तुरंत के फायदे को देखना चाहती है, और वो चाहते हैं कि हमें मालिकाना हक मिले और हम लगातार पानी का शोषण करते रहें। तो इस समस्या का कैसे समाधान हो?
देखिए, भारत सरकार को और राज्य सरकार को एक ग्राउंड वाटर कंट्रोल एक्ट, एक ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट एक्ट, एक ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन एक्ट कुछ तो बनाना पड़ेगा ना। जब तक इसके लिए कोई कानून नहीं होगा तब तक लोग अपनी दादागिरी से इस सब का पानी निकाल के धरती को बेपानी करते रहेंगे। तो आज हमारे पास धरती का शोषण करने वाली तकनीक, धरती को बेपानी बनाने वाली तकनीक बहुत है, पर धरती को पानीदार बनाने की तकनीक नहीं है और ना कानून है। तो फिर ये होगा कैसे? अरे भाई, किसान क्या चाहता है नहीं चाहता है वो तो अलग बात है, वो तो उससे बात करनी ही पड़ेगी, उसको समझाना ही पड़ेगा, उसका भलाई किसमें है उसके साथ भी बात करनी पड़ेगी। किसान के साथ बिना बात किए तो वो सब करना ठीक नहीं, पर ये बातचीत करके उसके समाधान निकाले जा सकते। लेकिन अभी हमारी सरकार ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन के लिए कोई पहल ही नहीं कर रही है। तो ये पहल सबसे पहले भारत सरकार को करने की जरूरत है। जैसे हमने गंगा के लिए एक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट बनाने के लिए जीडी अग्रवाल साहब ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। वो गंगा के लिए एक कानून चाहते थे, एक एक्ट चाहते थे, और जो एक्ट बने गंगा का, उस एक्ट के संचालन के लिए गंगा भक्त परिषद बने। यही तो हम सब लोगों की मांग थी, यही 4 मांगे थी। लेकिन सरकार ने वो भी नहीं किया और ये ग्राउंड वाटर कंट्रोल और ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट एक्ट भी नहीं बनाया। तो सरकार लोगों के भले के काम नहीं सोचती है कि यदि ये एक्ट बना दिया तो फिर उद्योगपतियों को पानी कैसे देंगे। ग्राउंड वाटर कंट्रोल एक्ट जैसे पहले जब हम 10-12 बात कर रहे थे कि जहां पानी की कमी है, इंटेंसिव इंडस्ट्री को परमिशन ना मिले धरती से पानी निकालने की, लेकिन तुम्हारे जयपुर ग्रामीण एरिया में ही कोका कोला, पेप्सी, भिवंडी, स्वेज ये सब पानी निकालने के काम में लगी हैं। तो उद्योगपतियों को पानी के व्यापार की छूट सरकारें दे रही हैं। तो जो उद्योगपति हैं वो तो पानीदार बन रहे हैं, लेकिन जो समाज है, जो किसान है, वो बेपानी हो रहा है। तो इस वक्त हमारी सरकारों की जो अनदेखी है, हमारी जो भारत सरकार पानी के बारे में अनदेखी कर रही है, उसी के कारण पानी के प्रबंधन का कोई कानून नहीं बन रहा। और वो अनदेखी इसलिए कर रही है कि वो इस पानी का मालिक बड़े उद्योगपतियों को बनाना चाहती है और पानी का व्यापार कराना चाहती है। मैं कहता हूं हमें पानी का व्यापार नहीं चाहिए, पानी का सामुदायिक अधिकार चाहिए। पानी पर सबका समान अधिकार है, जीने के लिए, पीने के लिए, खेती के लिए। लेकिन हमारी सरकार की प्रायोरिटी है कि केवल उद्योगों को पानी देने के लिए, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए। तो इसलिए ये जो क्राइसिस है, ये क्राइसिस बढ़ती जा रही है। धन्यवाद सर। निजी तौर से मैं भी इस समस्या से हूँ, क्योंकि जो रिक्को के अंदर कोको कोला फैक्ट्री की आपने बात की, वो मुझसे 2 ही किलोमीटर दूर है। अगला सवाल आया है सर कि स्वामी, भाई अब सवाल बंद करो, कितने सवाल और करोगे? ये आखिरी सवाल है। ठीक है सर, ये आखिरी सवाल है। हाँ। सवाल कि स्वामी निगमानंद जी और स्वामी सानंद के बावजूद के बलिदान के बावजूद भी यदि समाज सुसुप्त अवस्था से, डरी हुई अवस्था से बाहर नहीं आ पाया, तो नए पर्यावरणविद किस तरह से समाज से उम्मीदें लगा सकते हैं?
देखो, पर्यावरणविद नए हो या पुराने, समाज तो समाज है। समाज के अंदर जो डर है, जो समाज भयभीत है, उस भयभीत समाज को पर्यावरणविद भयमुक्त कर सकते हैं, ये कहना बिल्कुल उचित नहीं। क्योंकि समाज जब लोभी लालची बन जाता है और उसकी जिंदगी में केवल लोभ और लालच की छाया रहता है, तब समाज केवल स्वार्थ, लाभ देखता है। और पर्यावरणविद जो है वो शुभ देखता है कि समाज के लिए शुभ क्या होगा। आज का लाभ नहीं देखता, वो साजे भविष्य का शुभ देखता है। इसलिए ये दोनों के बीच बड़ा अंतर्द्वंद है। इस अंतर्द्वंद से बाहर आना, इस अंतर्द्वंद से निकलना, ये जो अच्छा, आप सरिस्का से हैं? अंतर्द्वंद से 30 मिनट अंतर्द्वंद से बचने के लिए हमें आगे जाना। इस अंतर्द्वंद से बचने के लिए तो कुछ सरकार और इनको जब तक नियम कानून कायदों पर फोकस करके चीजों को ठीक करने की कोशिश नहीं करेगी, तब तक पर्यावरणविद का गुस्सा बढ़ता जाएगा। आजकल के पर्यावरणविद बहुत गुस्से में हैं, क्योंकि सरकारें केवल उद्योगपतियों की सुनती है और जो अच्छा करना चाहते हैं उनकी नहीं सुनना चाहते। और वो समाज भी लोभी लालची होता ही है, तो लोभ लालच में डूबा हुआ है। इसलिए इस स्वार्थी समाज को खड़ा करना, आगे बढ़ाना, वो जब अपने स्वार्थ से ऊपर उठेगा तब होगा। ठीक है सर, समापन के कहते हुए मैं सर आपसे निवेदन करूंगा कि यदि तरुण भारत संघ युवाओं को ट्रेनिंग देने का कोई प्रोग्राम चलाता हो या अब भविष्य में इसकी संभावना हो, तो आप इसके बारे में कुछ बता दें ताकि हमारे साथी। देखिए, तरुण भारत संघ सदैव हर महीने कुछ ना कुछ युवाओं के शिक्षण प्रशिक्षण के लिए वेबिनार और प्रशिक्षण शिविर कुछ ना कुछ करता है। आप इसके पारस के संपर्क में रहें। जब अगला प्रोग्राम होगा तो पारस आपको बताएगा। ठीक है जी सर, धन्यवाद। मैं धर्मेंद्र को आमंत्रित करना चाहूंगा कार्यक्रम के समापन के लिए। धन्यवाद ज्ञापित करने। Thank you, Rahul. A warm and graceful good afternoon to our most valued honorable chief guest, Mr. Rajendra Ji sir. It is my privilege to have been asked to propose a vote of thanks. I, Dharmendra Jangir, on behalf of Team Talash, extend a very heartily vote of thanks to our chief guest, Mr. Rajendra Ji sir, who gave his precious time from his very busy schedule to grace the occasion. Further, a big thank you to our most intellectual audience. Thank you so much for making this event very much interactive. Thank you so much. If you want to join our group, that I mean Team Talash, you can contact us on Facebook and Instagram. Talash is a social club where various value-adding sessions are organized by us. This is a platform where you can explore yourself, you can enhance your capabilities, and you can develop your personalities. Thank you. अंत में मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम के सफल आयोजन में प्रोफेसर सीबी यादव सर ने पूरा हमारा योगदान दिया, हमें मोटिवेट किया। मैं चाहूंगा कि सर अंतिम रूप से कार्यक्रम का समापन करें और हम लोगों के लिए
आप सब लोग युवा पीढ़ी ने जिस तरह से इस नए दौर में एक नई आशा जगाई है कि जो सामाजिक सरोकार के मुद्दे हैं जिनसे आज की युवा पीढ़ी बिल्कुल दूर होती जा रही है, उसमें तलाश की पूरी टीम एक प्रयास कर रही है। हम लोग उस पूरे प्रयास के साथ खड़े हैं और केवल ये लेक्चर ही नहीं रह जाए। आज के इस लेक्चर के पश्चात हम कोई एक विजन बनाए और राजेंद्र जी का जो एक मिशन था पूरा हमने कितना डिटेल से सुना, हम सब लोग मिलकर के उस विजन को जो हम आगे बढ़ाएंगे। और चूंकि कोई सवाल बाकी रहा ही नहीं, इतने इतने डायमेंशन से सर ने खोला है। राजेंद्र जी से यही आग्रह है कि सर हम और आपको आमंत्रित करते रहे तो हमारे युवाओं को आप मार्गदर्शन देंगे तो उससे न केवल मार्गदर्शन मिलेगा बल्कि एक नई चेतना का संचार होता है। और जिस जन चेतना जन आंदोलन की आप बात कर रहे हैं, मुझे मेरा अपना विचार है कि वो युवाओं से होकर के निकलेगा। तो सभी पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद और तलाश टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।